राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेश की तमाम खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। जिला अस्पताल के सामने की यह घटना है। पुलिस ने कई युवकों को इसे लेकर के राउंड अप किया है और जांच फिलहाल लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो युवक है उसका नाम विवेक शर्मा बताया जा रहा है। आपसी विवाद में इसकी हत्या की आशंका जताई गई है। विवेक शर्मा नाम के एक युवक की हत्या की गई है। सरेआम अस्पताल के सामने की एक घटना बताई जा रही है। कई लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिला अस्पताल के सामने की ये वारदात, जहां पर युवक की गोली मार करके हत्या की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला बीती रात का है। दो युवकों के बीच में काफी पुराना चल रहा था। विवाद की असल वजह क्या थी ये तो भी सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस विवाद की वजह से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के दौरान आरोपी युवक विवेक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर घायल अवस्था में युवक को श्री गंगानगर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी को पुलिस ने मॉर्चरी में रखवा दिया है। सबसे खास बात, जैसे ही सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्रों को सक्रिय करते हुए वहां पर मौके पर मौजूद लोगों से पूरे मामले की पड़ताल शुरू करते हुए कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है। पूरे राउंड अप करने के बाद में उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अब ये जो हत्या के आरोपी युवक हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि असल वजह क्या रही और कौन कौन से युवक इस समय पुलिस ने डिटेन किए हैं, ये जानकारी अभी अपडेट होना बाकी है। जी हेमंत, पुलिस अब इस पूरे वारदात को लेकर के क्या कर रही है और कई लोगों को डिटेन भी किया गया, उनसे कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो प्राथमिक दृष्टया में जो जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ही युवकों के बीच में काफी पुराना विवाद चल रहा था। विवाद किसी लेन देन को लेकर था या फिर किसी अन्य कारण से था, इस मामले में पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ संभावना ये भी जताई जा रही है कि कहीं किसी बिजनेस फर्म को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर कोई विवाद हुआ हो, तो संभवतः उस वजह से वारदात दिया गया हो। पुलिस जहां एक और मृतक युवक के परिजनों से और साथ ही साथ मौके पर मौजूद लोगों के अलावा वहां पर मौजूद तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असली आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। साथ ही इस मामले में इन्वॉल्व कुछ लोग जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनकी धरपकड़ के भी प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहा है। संभवतः बहुत ही मुख्य जो आरोपी होगा वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। पूरे मामले की पड़ताल हमारे सामने आ पाएगी। बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर में बीजेपी के मंथन को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक और इसे लेकर के बड़ी जानकारी, प्रचार की अगली रणनीति दिग्गज यहां पर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक लेंगे। जिला पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। सांसद और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 8 विधानसभा सीटों को लेकर के रणनीति बनेगी। अजमेर से बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर एक बैठक लेंगे। बीजेपी की तरफ से मंथन होगा, बड़ी जानकारी है। जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें लेकर के एक रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। प्रचार की अगली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज यहां पर बनाएंगे। तो चलिए सीधे ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका अशोक, भारतीय जनता पार्टी खेमे में लगातार देखिए अब प्रचार गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज अजमेर में होने जा रही है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज करीब 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और जिला जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जिला चुनाव समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित की जानी है। 8 विधानसभा जो है अजमेर में है, इन 8 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा। सांसद और विधायक यहाँ पर शामिल इस बैठक में होंगे और चुनाव प्रबंधन समिति के जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से अब तक उन्होंने जो है चुनाव का प्रचार और प्रसार किया है और किस तरह से रणनीति यहाँ पर चुनाव में जीत की हो,
इन सभी विषयों को लेकर वह फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेकर प्रदेश के साथ साथ उसे केंद्र तक पहुंचाएंगे। अजमेर की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो 41 की सूची आई थी उसमें 2 प्रत्याशियों का यहां पर जो है नाम घोषित कर दिए हैं, किशनगढ़ और केकड़ी में। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अभी इन जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर कितना काम करना बाकी है, किस तरह से प्रचार प्रसार होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी बताती है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे और धरातल पर कितना बीजेपी ने काम किया है, इन सभी विषयों को लेकर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर बातचीत करेंगे और बैठक लेते हुए सभी से फीडबैक लेने के साथ आज अगर महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें, प्रदेश के गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कौन कौन नेता इस बैठक में मौजूद होंगे? प्रदेश के गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें होंगे। बाकी जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो 8 विधानसभा के क्षेत्र के ही पदाधिकारी होंगे। उसमें जो अजमेर से विधायक हैं वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल और सांसद जो रहे जिनको अभी हाल ही में किशनगढ़ से टिकट दिया है भागीरथ चौधरी, इस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में शामिल होंगे और किस तरह से आगामी रणनीति बनाई जा सकती है, चुनाव में 8 विधानसभा में कैसे जीत हासिल की जा सकती है, इन सभी विषयों पर चर्चा यहाँ पर की जानी है। आपको बता दें कि अजमेर में जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मामले में कड़ी टक्कर दे रही है और जो योजनाएं धरातल पर यहां पर जो है सरकार ने दी हैं उन सभी से भी यहां पर मुकाबला बीजेपी को करना होगा। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन सही समय पर हो जाए और अच्छे उम्मीदवार को यहां पर जो है मैदान में उतारा जाए, इन सभी विषयों के साथ साथ किस तरह से धरातल पर बीजेपी मजबूत है और पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कितने जो नेता हैं वो यहां पर सक्रिय होंगे, इन सभी विषयों को लेकर 8 विधानसभा सीटों में से पहली सीट में 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भाजपा कर चुकी है। कुछ जगहों से अंदर खाने नाराजगी की खबरें भी आई हैं अशोक, तो ऐसे में क्या उस पर भी बात होगी? जो जिले के पदाधिकारी हैं उनको किसी तरह के दिशा निर्देश भी इस बैठक में दिए जा सकते हैं, कैसे बीजेपी निपटेगी? हालांकि प्रदेश स्तर पर एक कार्यकारिणी एक कमेटी जरूर बनाई गई है जो इन नाराज लोगों से बात करेंगी, उसको पाटने की कोशिश करेंगे। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिए जाने के बाद जो वहां के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विकास चौधरी, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उनका कहना था कि वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस विषय में जो है जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं और जाट समुदाय के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उनको लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इस मामले को शांत किया जाए, लेकिन वह फिलहाल अड़े हुए हैं। इसी प्रकार से केकड़ी की बात करें तो शत्रुघ्न गौतम को वहां पर जो है मैदान में उतारा है, लेकिन एक बड़ा मामला यह है कि वहां पे कि किसी ने अभी तक खुलकर अपना विरोध जाहिर नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने कितना विरोध है ये जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 विधानसभा सीटों को किस तरह से मैदान में प्रत्याशी को उतारा जाए, इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, किसी का विरोध ना हो, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग प्रत्याशियों ने अलग अलग जो दावेदार हैं वो मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर में, और स्थानीय स्तर पर भी कई बार जो है स्थानीय जो नेता हैं उनका विरोध यहां पर देखने को मिला है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि किस तरह से एक अच्छे उम्मीदवार को जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे जिसका किसी तरह से विरोध ना हो और वह जीत हासिल कर सके। जी अशोक, अजमेर में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे और उनको लेकर के बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि आपने कहा, आपका जिक्र था कि एक कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उनसे हमने बातचीत की या फिर अनीता बदेल से हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा उनका होगा कानून व्यवस्था होगा, महिला अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक जैसे मामले हैं वह होगा। अजमेर के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो पानी एक बड़ा समस्या यहाँ पर रही है। पानी जो है 48 घंटे में पहले आता था, लेकिन अभी 72 से 96 घंटे में यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। इसी प्रकार से बिजली की जो कटौती है वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। तो धरातल पर किस तरह से बीजेपी को बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आज एक महत्वपूर्ण बैठक अजमेर को लेकर के, जहां पर अजमेर की विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा मंथन इस रूप में होगा कि आखिरकार कैसे पार्टी आगे की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, और इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया आज श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं।
आपको बता दें कि अब वोटर सम्मेलन और जनप्रतिनिधियों से यहां पर मुलाकात करेंगे सतीश पूनिया। श्रीगंगानगर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। संकल्प पत्र के लिए भी सतीश पूनिया यहां पर पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और आम लोगों से भी संवाद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी साथ साथ तैयार कर रही है। एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक रणनीति के साथ पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो क्षेत्रों में हैं। और इसी बीच खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर श्रीगंगानगर में उपनेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। तो वोटर सम्मेलन में सतीश पूनिया शामिल होंगे और इस दौरान जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं सहयोगी अशोक शर्मा का श्रीगंगानगर से। हमारे साथ सीधे अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, सतीश पूनिया का दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं और चूंकि यहां के वोटर सम्मेलन में तो शिरकत करेंगे ही करेंगे, साथ ही यहां के जनप्रतिनिधियों और यहां के भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क है इस समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सामने, वो यहां के घोषित भाजपा उम्मीदवार जयदीप बिहानी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं से समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चूंकि श्रीगंगानगर विधानसभा से भाजपा की टिकट पाने वालों की बहुत लंबी कतार थी। 1 दर्जन से भी ज्यादा दावेदार थे और उन्हीं दावेदारों की में एक नाम जयदीप बिहानी भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। जैसे ही अधिकृत प्रत्याशी के नाम पे जयदीप बिहानी का नाम सामने आया तो बाकी जो दावेदार थे, हालांकि उनका खुलकर तो विरोध सामने नहीं आया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन में अपनी स्वीकार्यता पेश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंदर खाने किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो, किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो, इस चीज को लेकर श्रीगंगानगर में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो टिकट के दावेदार थे उन सब से भी 1 to 1 मुलाकात करेंगे और प्रयास ये रहेगा उनको कि भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी के समर्थन में सभी दावेदारों को लाया जा सके, ताकि आगामी विधानसभा जो कि 25 नवंबर को वोटिंग होनी जा रही है, उस समय भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाया जा सके। 1 दर्जन से ज्यादा मोटे उम्मीदवार थे जो भाजपा की टिकट की मांग कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से नाराजगी होना सामने आना बाकी है, लेकिन मोटे तौर पर, प्रमुख तौर पर या खुले तौर पर वो नाराजगी सामने नहीं है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जहां पर खुलकर नाराजगी सामने आ जाती है वहां पर पार्टी मैनेजमेंट के नाम पर उन चीजों को मैनेज कर लेती है, लेकिन यहां पर चूंकि खुलकर सामने नहीं आ पाई है तो अंदरूनी कहीं न कहीं कोई नुकसान या कोई घात ना लग जाए, उस चीज को भी मैनेज करते हुए आज सतीश पूनिया दिखाई देंगे। हालांकि दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर जिले की भादरा श्रीगंगानगर को छोड़ करके बाकी जिलों की बात कर लें, बाकी विधानसभा सीटों की बात कर लें, तो वहां पर भी क्या पार्टी के सामने अभी चुनौती है कि प्रत्याशियों का ऐलान करना और सब कुछ ठीक रहे, इसे भी देखना? बिल्कुल, देखिए, जहां श्रीगंगानगर की 6 विधानसभाओं में तो चुनौती है ही है, बीकानेर संभाग में भी 24 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही बराबर सामने चुनौतियां हैं कि एक अधिकृत प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी घोषित किया जाए जिसके कम से कम विरोध हो और अधिक से अधिक वो मतों को हासिल कर सके, नहीं कि कोई जिताऊ उम्मीदवार हो। लेकिन सबसे बड़ी जो संभावना भाजपा और कांग्रेस को रहेगी वो भीतरघात की रहेगी। भाजपा जिला मुख्यालय पर यानी गंगानगर विधानसभा से जहां जयदीप बिहानी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया, तो बाकी 1 दर्जन जो दावेदार थे वो कहीं ना कहीं भीतरघात का कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी, चाहे बात करें सूरतगढ़ की, सादुल शहर की, अनूपगढ़ की, रायसी नगर की या हनुमानगढ़ जिले की भी विधानसभाओं की बात करें, तो ये काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में पार्टी टिकट घोषित करने से पहले ही एक प्रक्रिया चला रही है ताकि वो टिकट के सभी दावेदारों से 1 to 1 मुलाकात कर सके और भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल के फूल को आगे रखते हुए सभी दावेदारों को कन्विंस कर सके कि कोई भी प्रत्याशी घोषित हो, उन्हें कमल के फूल के लिए अपना भरसक प्रयास करना है। यही एक वजह है कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में, या यूं कहें कि जहां कहीं भी विरोध की संभावना है वहां पर प्रदेश भाजपा कमेटी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कमेटी भी बनाई जा रही है जो इस तरह के विरोधों को। एक और सवाल, छोटा सा सवाल यह है कि सतीश पूनिया जब यहां पर पहुंच रहे हैं, कब वे यहां पर उनका कार्यक्रम है और बैठक कब से शुरू होगी?
देखिए, दोपहर 3 बजे सतीश पुनिया का जो हमें कार्यक्रम मिला है, उपनेता प्रतिपक्ष पहले प्रेस से मुखातिब होंगे और पूरे प्रकरण को लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ वो संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है उसको लेकर भी अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि संकल्प यात्रा के जरिए ही वे भारतीय जनता पार्टी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिवाजी मेट्रो स्टेशन से यशोभूमि के लिए रवाना हो गए हैं। ओम बिरला P20 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और P20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। और आपको ये तस्वीरें दिखा दें हम, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष रवाना हुए मेट्रो से यशोभूमि के लिए। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेट्रो में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और P20 कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। P20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर के आज चर्चा होनी है, जिस पर अपने विचार भी रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और यहाँ पर जो यात्री हैं मेट्रो में, उनसे भी मुखातिब हुए, उनसे भी उन्होंने बात की है। बड़ी सहजता के साथ जो मिलते हैं लोगों से। लोकसभा स्पीकर की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से वो मेट्रो स्टेशन गए और यहाँ पर शिवाजी मेट्रो स्टेशन से यशोभूमि के लिए लोकसभा स्पीकर रवाना हुए। ओम बिरला P20 कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मेट्रो से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि P20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा में शिरकत करेंगे ओम बिरला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक संत की हत्या के विरोध में टोंक का मालपुरा का डिग्गी कस्बा आज भी बंद रहा है और दूसरा दिन है जब डिग्गी बंद का ऐलान है। डिग्गी कस्बे के तमाम बाजार आज भी बंद है और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग डिग्गी मालपुरा के लोग कर रहे हैं। इस हत्या के बाद बीजेपी की कमेटी ने दौरा भी किया था। पुलिस ने 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। 29 अगस्त की रात को भूरिया महादेव आश्रम की एक घटना है, जहां पर सियाराम दास महाराज की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है, जिसके चलते मालपुरा डिग्गी के लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है पुलिस के रवैये को लेकर के। और इसी को लेकर के आज भी बाजार बंद है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक हैं टोंक से हमारे साथ। दौलत, आज भी डिग्गी मालपुरा कस्बा बंद है, क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से? अभी तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक नगरी डिग्गी संतों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में 42 से 43 दिन हो गए हैं। 29 अगस्त की रात यहाँ भूरिया महादेव आश्रम है, यहाँ करीब 90 साल से भी ज्यादा उम्र के संत थे, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद में लोगों में आक्रोश हुआ है, लगातार बना हुआ था। उन दिनों में पुलिस ने दावा किया था कि 10 दिनों के अंदर अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी ने भी उन दिनों में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया था। 3 सांसद यहाँ मौके पर पहुंचे और पूरी हत्या का खुलासा करने की पुलिस से भी मांग की। लेकिन हालांकि पुलिस का पूरे मामले में रुख देखा जाए तो अभी उनके हाथ खाली है। जांच को लेकर के आईजी से लेकर के एसपी और तमाम पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पहुंचे, मौका मुआयना किया। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड भी आए थे, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। ऐसे में लोगों की नाराजगी है वो बढ़ रही है। कल भी पूरे दिन मालपुरा का डिग्गी कस्बा ये बंद रहा और आज दूसरा दिन है। पूरे बाजार सभी तरह से बंद है, लोगों में नाराजगी है। हालांकि आचार संहिता और धारा 144 होने के कारण जो लोग हैं इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ज्ञापन हालांकि कल भी दिया था, लेकिन लोगों में नाराजगी है वो बाजार बंद के बाद। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कल्याण धनी की नगरी जो है डिग्गी मालपुरा का इलाका, वहां पर लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि अब तक 29 अगस्त की घटना की को लेकर के कोई खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। और इसी बीच बीकानेर के डूंगरगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने फांसी लगाकर के खुदकुशी की है। बिजली के खंभे से लटका हुआ शव मिला है युवक का। लिखमी देसर उतरादा का ये निवासी बताया जा रहा है। उतरादा मतलब उत्तर की तरफ का रहने वाला था लिखमी देसर गांव का। और आत्महत्या के कारणों की जांच अभी पुलिस कर रही है। युवक ने आत्महत्या की है
और इसको लेकर के पुलिस को जैसे इत्तला मिली है, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। बीकानेर से हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी है? युवक की आत्महत्या की खबर मिल रही है। बीकानेर के लिखमी दहसर उत्तरादा निवासी एक युवक जो है वो आज श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर और जो रेलवे स्टेशन की जो लाइनिंग थी उसे करके उसने फंदा लगा लिया। फांसी का फंदा लगाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो रेलवे स्टाफ जब वहां से गुजर रहा था उन्होंने उस युवक को फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची और युवक रखवाया है। वहीं आत्महत्या के कारणों का जो है पुलिस भी मालूम करने में जुटी हुई है। फिलहाल जो युवक है उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बिल्कुल मनीष, नजर बनाए रखिए, अब अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिजली के खंभे से लटका हुआ शव मिला है। लिखमी दहसर उत्तरादा का ये निवासी था जिसने आत्महत्या कर ली है और कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। जैसे सहयोगी मनीष बता रहे थे, पुलिस अभी भी जांच कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध हालत में एक हेड कांस्टेबल का शव मिला है। थाने से कुछ ही दूरी पर हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के लिए ये हेड कांस्टेबल निकले थे। नाक और मुंह से उनके खून बहने के निशान भी पाए गए हैं। चंदबाजी थाने में भगवान सहाय मीणा तैनात थे। हेड कांस्टेबल के तौर पर उनकी तैनाती यहां पर चंदबाजी थाने में थी और चंदबाजी पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आखिरकार क्या ये पूरा मामला एक हत्या का है या कुछ और, इसे पुलिस की तफ्तीश के बाद ही कहा जा सकेगा, लेकिन पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि थाने से कुछ ही दूरी पर हेड कांस्टेबल भगवान सहाय मीणा का शव बरामद हुआ है। उनके नाक और मुंह से खून बहने के भी निशान है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल अब पुलिस की जांच में ही यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार कैसे ये मौत हुई है। उनकी संदिग्ध मौत को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। थाने से महज कुछ ही दूरी पर यह शव मिला है, तो संदिग्ध हालत में हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर ग्रामीण से हीरालाल सैन फोन लाइन पर। हीरालाल, क्या जानकारी है? हेड कांस्टेबल का शव मिला है। जी देखिए, चंदबाजी इलाके का मामला है जहां कार्यरत एक हेड कांस्टेबल का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। बताया जा रहा है कि भगवान साहब मीणा चंदबाजी थाने में हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत था। आज सुबह वह थाने से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। कुछ देर बाद उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। आसपास के जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने शव पड़ा देख के पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया। कुछ देर बाद एफएसएल टीम मौके पे पहुंच जाएगी। उसके बाद यहां से नमूने एकत्रित किए जाएंगे। प्रथम दृष्टया सड़क हादसे का मामला माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन थाने से कुछ ही दूरी पर इस तरह से उनके मुंह से खून आने के भी निशान पाए गए हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा है अब तक? जी देखिए, पुलिस का भी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हालांकि जो प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का मामला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब मॉर्निंग वॉक के लिए जब हेड कांस्टेबल थाने से निकला था तो सड़क किनारे जब वो चल रहा था तो हो सकता है किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसके उनके मुंह पे और शरीर पे चोट के निशान लगे और मुंह और नाक से खून आने की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल, संदिग्ध मौत को लेकर के अभी जानकारी के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हीरालाल सैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भगवान साहय हेड कांस्टेबल चंदबाजी थाने में तैनात थे। उनकी संदिग्ध मौत को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनको तलाश कर रही है पुलिस। उधर बीकानेर के खाजवाला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन विभाग खाजवाला में भी जुटा हुआ है। पोलिंग बूथों के निरीक्षण के बाद निर्वाचन अधिकारी ने एक बैठक यहां पर ली और सेक्टर अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया है। खाजवाला विधानसभा क्षेत्र में 37 सेक्टर बनाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी शिवराम ने सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली है। शांतिपूर्ण, भ्रम मुक्त और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर भौतिक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। खाजवाला विधानसभा क्षेत्र में 226 पोलिंग बूथ हैं। इन सभी
226 पोलिंग बूथ की व्यवस्थाएं किस तरीके से रहेंगी, इसे लेकर निर्वाचन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। इस हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग छूटा। दंबोला थाना इलाके के राजपुर घाटी की घटना बताई जा रही है। सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। पुलिस को इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।